हेलो गाइस, हाउ आर यू? माय नेम इज़ शिवम त्यागी। वेलकम टू स्टडी फंडा। सो ये हमारा सीरीज़ का नया टॉपिक आ चुका है। नया टॉपिक बोलें तो अपना नया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फॉर 2020। ऑलरेडी मैं 2021 का करा चुका हूँ, तो जिन बच्चों ने नहीं देखा है तो पहले वो जाकर 2021 का देख लें, उसके बाद इस सीरीज़ में आएँ। और मेरे पास एक बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहा था कि सर और सब्जेक्ट्स का भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा दीजिए। तो हाँ, मैं और सब्जेक्ट का भी कराने की पूरी कोशिश करूँगा। पहले पॉलिटी को हम कवर करते हैं। रीज़न भी कि पॉलिटी का वेटेज जो है वो 15 से 20 सवाल होता ही है इन CAPF। और ये वो सवाल है कि बच्चा अगर 15 सवाल आ रहा है तो उसमें से 13 और 12 सवाल करके आ सकता है एकदम सही सही। तो ये एक इम्पॉर्टेंट रीज़न है जिसकी वजह से हम पॉलिटी पहले कर रहे हैं। ठीक है, तो हम अपने पहले सवाल की तरफ चलते हैं। इन रिलेशन टू द फंडामेंटल ड्यूटी, देखिए बहुत इजी सवाल होता है जो ये 3 टॉपिक से अगर होगा तो अगर फंडामेंटल राइट से सवाल है, DPSP से सवाल है या फंडामेंटल ड्यूटी से सवाल है, तो तीनों सवाल बहुत इजी होते हैं, डायरेक्ट फैक्चुअल होते हैं। तो इन तीनों टॉपिकों को आपको अच्छे से तैयार करना है। अभी पूछ रहा है कि फंडामेंटल ड्यूटी इनमें से कौन सी नहीं है, नॉट करेक्ट, करेक्ट कौन सा नहीं है। देखिए आजकल वो नॉट वाले क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है। तो देखिए पिछला जो पेपर था 2021 में, उसमें उन्होंने नॉट को हाईलाइट कर दिया था, लेकिन 2020 में आप देखिए उन्होंने हाईलाइट नहीं करा, उन्होंने केवल इसे बड़े अक्षरों में लिख दिया। तो आपको क्वेश्चन पढ़ते समय इतना ध्यान रखना है कि वो नॉट पूछ रहा है। जब भी नॉट वो पूछे तो ऐसे सर्कल कर लीजिए या उसको अंडरलाइन कर लीजिए ताकि आपके दिमाग में बना रहे। तो इसमें से मैं बताना कौन सा करेक्ट नहीं है, मतलब बाकी के 3 करेक्ट होने चाहिए। द फंडामेंटल ड्यूटीज़ वर नॉट ओरिजिनली अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एकदम सही बात है। पहले ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट ही नहीं है, ये 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से ऐड हुए हैं, तो ये करेक्ट हो गया। तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड एडजॉर वायलेंस आर फंडामेंटल ड्यूटी, ये भी सही बात है, ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। दे आर नॉट इन्फोर्सिबल थ्रू रिट्स, अच्छा दे आर नॉट इन्फोर्सिबल थ्रू रिट्स, अच्छा इसमें हमें तो भैया डाउट है, हमें नहीं पता। दे मे नॉट बी यूज फॉर डिटरमाइनिंग कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ लॉ, ये एकदम सही स्टेटमेंट है कि इनको मतलब ये जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को डिटरमाइन करने के लिए यूज़ नहीं किए जा सकते। तो ये एकदम सही स्टेटमेंट है, तो ये तो हो नहीं सकता। तो दे आर नॉट इन्फोर्सिबल थ्रू रिट्स, ये एकदम सही है। ये यहाँ उल्टा मैंने बता दिया थोड़ा, दे आर नॉट इन्फोर्सिबल थ्रू रिट्स, ये तो करेक्ट बात है। तो आंसर हमें थोड़ा ये नॉट के चक्कर में देखिए मेरे से भी गलती हो गई, तो आप लोग भी ध्यान रखिएगा कि आपकी भी उतनी ही गलती हो सकती है। इसीलिए मैं आपको बोल रहा था कि ध्यान से पढ़िएगा। ये केवल इसलिए गलती हो गई क्योंकि नॉट आ गया। ये क्या कह रहा है, दे आर नॉट इन्फोर्सिबल थ्रू रिट्स, कि इनको हम इन्फोर्स नहीं कर सकते थ्रू रिट्स से। तो ये तो भाई गलत ही स्टेटमेंट है, तो इसको हमारा आंसर हो गया। देन मे नॉट बी यूज फॉर डिटरमाइनिंग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लॉ, ये एकदम सही स्टेटमेंट था, तो ये अब होगा नहीं। इसका एक्सप्लेनेशन देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि फंडामेंटल ड्यूटी जो ऐड किया गया 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से, रिकमेंडेशन किसकी थी, SS वर्मा कमेटी की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये इंस्पायर कहाँ से हुए हैं, तो USSR जो हमारा रशिया है वहाँ से हम ये इंस्पायर हुए हैं। तो आपको एक ये चीज़ याद रखनी है, दे आर नॉट इन्फोर्सिबल इन कोर्ट, यही बात वहाँ पे बोली गई है, दे आर नॉट इन्फोर्सिबल इन कोर्ट। 11th फंडामेंटल राइट, पहले 10 थे, जो 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुआ था उसमें केवल 10 फंडामेंटल राइट एक्ट किए गए थे, जो कि 10 के 10 मैंने यहाँ लिख दिए हैं। बाकी का 11 जो है वो 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से ऐड किया गया था। कौन सा है वो आज आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। और वो जो फंडामेंटल ड्यूटी है वो ऐसी फंडामेंटल ड्यूटी है कि वो फंडामेंटल राइट भी है एक, और वो एक DPSP भी है। वो एक ऐसी चीज़ है जो तीनों में आती है, फंडामेंटल ड्यूटी में भी आती है, फंडामेंटल राइट में भी आती है, और DPSP में आती है। दे कैन नॉट बी यूज टू चेक द वैलिडिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इनको हम यूज़ नहीं कर सकते। दे मे नॉट बी यूज फॉर डिटरमाइनिंग कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ लॉ, ये एकदम सही स्टेटमेंट है। क्यों? क्योंकि ये जो स्टेटमेंट है ये इन्होंने जो उठाया है ये एकदम सही स्टेटमेंट उठाया है। अगर यही स्टेटमेंट प्रियम्बल के लिए होता तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाता, क्योंकि प्रियम्बल को हम देख सकते हैं फॉर डिटरमाइनिंग कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ लॉ, प्रेम्बल को हम डिटरमाइन कर सकते हैं, लेकिन जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है उनको हम डिटरमाइनिंग नहीं कर सकते फॉर कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ लॉ। ये क्लियर अपने दिमाग में बैठा लीजिए। ठीक है, आगे चलते। द गवर्नर ऑफ अ स्टेट में एक्सरसाइज डिस्क्रिशनरी पावर व्हेन, अब गवर्नर से सवाल आ गया। देखिए फिर गवर्नर आपको पता होना चाहिए, गवर्नर के बारे में, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में पता होना चाहिए। इन दोनों के बीच का जो कॉमन डिफरेंस है वो भी आपको पता होना चाहिए। तो हमें बताना है गवर्नर की डिस्क्रिशनरी पावर्स के बारे में। ठीक है, आगे चलते हैं। फैन बंद हो जाता है, क्या करें, बहुत दिनों बाद यूज़ कर रहा हूँ ना तो थोड़ा दिक्कत है। चलिए कोई नहीं। तो हमें बताना है गवर्नर की डिस्क्रिशनरी पावर क्या क्या है। ही शी इज़ नॉट कन्विंस्ड बाय द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, हाँ भैया ये सही बात है कि अगर वो कन्विंस नहीं होती तो वो अपनी डिस्क्रिशनरी पावर को यूज़ कर सकती हैं। द कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायर हिम टू एक्ट इन हर डिस्क्रिशन इन सर्टेन मैटर,
इन सर्टेन मैटर। देखिए कितना प्यार से लिखा है यूपीएससी आपके लिए, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कि अगर गवर्नर चाहे तो कुछ मैटर्स पे अपना डिस्क्रिशनरी पावर्स का यूज़ कर सकता है। एकदम सही बात है। ही और शी इज़ अपॉइंटेड एज द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ एन एडजॉइनिंग यूनियन टेरिटरी, कि वो जो है वो अपॉइंट किए जा सकते हैं एज द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ एन एडजॉइनिंग यूनियन टेरिटरी। तो ये भी एकदम सही स्टेटमेंट है। तो इसका आंसर क्या हो गया? ए हो गया, कि भैया तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं। तो ये तीनों जो हैं वो डिस्क्रिशनरी पावर हैं। आप याद कर लीजिए, अगली बार पूछा जाएगा डिस्क्रिशनरी पावर, ये गवर्नर की पूछी है, आप प्रेसिडेंट की पढ़ के जाइएगा, ये गवर्नर की है। और बाकी की दो डिस्क्रिशनरी पावर और है, वो मैंने यहाँ लिख दी है कि जब व्हेन ही हैज़ टू रिकमेंड प्रेसिडेंट रूल इन द स्टेट, तब भी गवर्नर अपनी डिस्क्रिशनरी पावर का यूज़ कर सकता है अगर उसे प्रेसिडेंट रूल उसे लगाना है। और व्हेन ही कॉल्स द सीएम, जब वो सीएम को बुलाता है ताकि मेरे को थोड़ी इन्फॉर्मेशन दो अबाउट लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव मैटर, तो ये भी उसकी एक डिस्क्रिशनरी पावर है। तो टोटल 5 मोटी मोटी डिस्क्रिशनरी पावर है गवर्नर की। 3 तो यहाँ पे लिखी हुई हैं, आप इनको याद कर लीजिए, और 2 ये हैं। हो सकता है अगली बार ये 2 वाली पूछ ले। तो ये आपको याद रखना है। प्रेसिडेंट रूल 2 टाइप पे लग सकता है, वो आपको बताना है कौन से। एक तो मैं अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं चलते हो तो भी आप पे प्रेसिडेंट रूल लगा सकता है, जो हमारा गवर्नर होता है विदाउट परमिशन, कि हम नहीं ले रहे सीएम से परमिशन, यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से तुम काम नहीं कर रहे हो इसलिए हम प्रेसिडेंट रूल लगा रहे हैं। तो ये उसकी सबसे बड़ी डिस्क्रिशनरी पावर है। आपने देखा होगा वेस्ट बंगाल में इसी पे लफड़ा चलता रहता है, दिल्ली में भी चलता है कभी कभी। आगे चलते हैं। दिल्ली में एक्चुअली गवर्नर नहीं होते, लेफ्टिनेंट होता है, तो वो उनके साथ चलता रहता है। आगे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट में रिगार्ड टू सेंशर मोशन इज नॉट करेक्ट? नॉट करेक्ट, देखिए फिर वही आ गया, ये कंफ्यूजन के लिए आता है कि सेंशर मोशन में कौन सा सही नहीं है। अ लीव ऑफ द हाउस इज रिक्वायर्ड टू मूव इट, छुट्टी करनी, लीव ऑफ द हाउस ना भैया, ये तो स्टेटमेंट नॉट करेक्ट है। तो यही होगा वैसे तो आंसर। आगे भी पढ़ लेते हैं। द गवर्नमेंट इज फ्री टू फिक्स टाइम एंड डेट फॉर इट्स डिस्कशन। हाँ, तो गवर्नमेंट फ्री है कि वो फिक्स करेगी टाइम एंड डेट ऑफ डिस्कशन। तो स्टेटमेंट एकदम सही है, तो ये नहीं हो सकता अपना। इट कैन ऑल्सो बी मूव्ड अगेंस्ट द एंटायरिटी ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। हाँ भाई, ये इंडिविजुअल के खिलाफ भी हम लगा सकते हैं और एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के खिलाफ भी लगा सकते हैं। तो एकदम सही स्टेटमेंट है, इसलिए हमारा नहीं होगा क्योंकि नॉट पूछा गया है। द स्पीकर डिसाइड वेदर द मोशन इज इन ऑर्डर। तो स्पीकर डिसाइड कर सकता है। हाँ भैया, स्पीकर का ही पूरा हक होता है पार्लियामेंट पे। कोई भी भले मनी बिल भी होगा तो मनी बिल पे भी हक किसका होता है? स्पीकर का होता है। और कोई भी डिसीजन लेना है तो हेड पावर है भैया स्पीकर, तो जो भी स्पीकर कहेगा वही चीज़ मानी जाएगी। तो ये स्टेटमेंट भी एकदम सही है, लेकिन हमसे नॉट पूछा हुआ है इसलिए ये स्टेटमेंट भी हमारा गलत हो जाता है। इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ देते हैं। देखिए आंसर है ए, लीव ऑफ द हाउस नहीं रिक्वायर्ड होता है विद रिगार्ड टू सेंसर मोशन। जो सेंसर मोशन है वो केवल लोकसभा में आ सकता है, राज्यसभा में आ ही नहीं सकता। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। नॉट रिक्वायर्ड 50 मेंबर फॉर अप्रूवल। देखिए जो हमारे 3 मोशन है बाकी के, एक तो होता है नो कॉन्फिडेंस मोशन, एक होता है एडजर्नमेंट मोशन, और तीसरा है सेंसर मोशन। तो इन दोनों मोशन में हमें कम से कम 50 मेंबर्स चाहिए होते हैं जो पहले उस रेजोल्यूशन को अप्रूव करेंगे, तभी मोशन ये आ सकता है लोकसभा में। लेकिन सेंसर मोशन के लिए हमें 50 मेंबर्स की कोई परमिशन नहीं चाहिए, ये ऐसे ही आ सकता है। तो देखिए मैंने यहाँ पे डिफरेंस लिख भी दिया है। इट स्टेट द रीज़न। जो सेंसर मोशन है उसमें हमें रीज़न बताना पड़ेगा कि हम जो ये मोशन लेके आ रहे हैं वो हम किस लिए लेके आ रहे हैं। लेकिन नो कॉन्फिडेंस मोशन में हमें कोई रीज़न बताने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ये तो अपने आप नो कॉन्फिडेंस मोशन का मतलब ही है कि आपकी मेजॉरिटी नहीं है, तो इसके लिए हमें रीज़न देने की ज़रूरत नहीं है। पहला तो डिफरेंस ये है। ये जो है ये केवल इंडिविजुअल के खिलाफ भी हम इसको ला सकते हैं और पूरे एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के खिलाफ भी ला सकते हैं। ये देखिए डिफरेंस बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो है ये कभी भी इंडिविजुअल के खिलाफ नहीं लाया जाता है नो कॉन्फिडेंस मोशन, ये हमेशा लाया जाता है पूरी जितनी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है सरकार गिनाने के लिए। इट इज़ मूड फॉर सेंश्योरिंग द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर फॉर स्पेसिफिक पॉलिसी। ये लाया जाता है ताकि हमें भैया आपकी स्पेसिफिक पॉलिसी पसंद नहीं आ रही, हमें आपके स्पेसिफिक एक ही मिनिस्टर पसंद नहीं आ रहे, और ये जो लाया जाता है ये उनकी सरकार गिराने के लिए लाया जाता है। इट इज़ पास्ड इन द लोकसभा, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर नीड नॉट टू रिजाइन। अगर ये पास हो भी जाता है सेंसर मोशन तो इसमें लोकसभा मतलब सरकार नहीं गिरेगी, केवल मोशन पास हुआ है। लेकिन नो कॉन्फिडेंस मोशन अगर पास हो गया तो सरकार जो है वो धराशायी हो जाएगी। ठीक है, ये थोड़ा सा पॉइंट थे, डिफरेंस थे। मैं देखिए अपने नोट्स भी दे देता हूँ। ये 3 नोट्स हैं जो मैंने लिखे थे। देखिए बस इतने में मेरा पूरा काम हो जाता है मोशंस का। ये मेरे अगेन नोट्स के पार्ट हैं। और ये देखिए ये सब फालतू चीज़ें इंटरनेट पर आपको मिलती हैं। आपको पढ़ना कितना है? आपको पढ़ना बस इतना सा, ये आपका पूरा तीनों मोशन तैयार हो गए। एडजर्नमेंट मोशन क्या है कि भैया मैटर ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस है, वो एडजर्नमेंट मोशन होता है। इसमें 50 मेंबर की सपोर्ट चाहिए लाने के लिए। सेंसर होता है अगेंस्ट गवर्नमेंट, ओनली डू इन लोकसभा नॉट इन राज्यसभा। बस ये 4 पॉइंट ही वो पूछता है। आप कितने ही पेपर उठा के देख लीजिए, इन 4 पॉइंट से ज़्यादा उसने कभी पूछा ही नहीं। अरे यार ये क्या हो गया? ठीक है, तो इन 4 पॉइंट से ज़्यादा वो कोई पूछता ही नहीं है, तो आपको ये 4 ही पॉइंट बस ध्यान होने चाहिए, इससे ज़्यादा आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है।
दूसरा क्या है, नो कॉन्फिडेंस मोशन। नो कॉन्फिडेंस मोशन क्यों लाया जाता है, ताकि हमें रिमूव करने हो मिनिस्टर फ्रॉम ऑफिस। ये कहाँ लिखा गया नो कॉन्फिडेंस मोशन, तो ये रूल 198 है लोकसभा का, उसके अंदर नो कॉन्फिडेंस मोशन का जिक्र किया गया है। इसमें भी 50 मेंबर की सपोर्ट चाहिए। ये जो मूव किया जाता है ऑल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के खिलाफ किया जाता है, इंडिविजुअल के खिलाफ कभी भी नहीं किया जा सकता। देखिए मैंने यहाँ लिखा भी था, फिर काट दिया है पढ़ के, कि ये इंडिविजुअल के खिलाफ कभी भी नहीं होता। ये जो नो कॉन्फिडेंस मोशन होता है हमेशा एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के खिलाफ ही होता है। इसमें रीजन देने की जरूरत नहीं है, इफ इट पास काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को रिजाइन देना पड़ेगा। देखिए ये पूछा गया था सेंसर ऑफ मोशन, इसमें रीजन देना पड़ेगा। देखिए वही सवाल मैंने लिखा है, रीजन देना पड़ेगा। ये इंडिविजुअल के खिलाफ भी जा सकता है, सबके ऑल एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के खिलाफ भी जा सकता है। ये क्यों किया जाता है, ताकि हमें स्पेसिफिक पॉलिसी उनकी पसंद नहीं आ रही इसलिए। इफ इट पास काउंसिल ऑफ मिनिस्टर नीड नॉट टू रिजाइन। देखिए ना, इसमें 50 मेंबर की बात बोली गई है, मतलब इसमें 50 मेंबर की ज़रूरत नहीं है, इन दोनों में 50-50 मेंबर की भी ज़रूरत है। तो ऐसे आपको अपने क्रिस्प नोट्स बनाने हैं। रीज़न मीन कि अगर आप नोट्स नहीं बनाएंगे ऐसे शॉर्ट तो आप अपना रिवीजन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो आपको ये जरूर ध्यान होना चाहिए कि जितने आपके शॉर्ट नोट्स हों उससे उतना ही बढ़िया है, ठीक है। आगे चलते हैं। ये हमारा मैच द फॉलोइंग थे, बहुत इजी क्वेश्चन था। इसमें मैच द फॉलोइंग में सबसे बेस्ट बात होती है कि आपको पूरा क्वेश्चन आए ना आए तो भी आप इसमें एक अच्छा आंसर लेके आ सकते हैं। कैसे, अब हमें पता है प्लूरलिस्ट के बारे में हमें नहीं पता, पीपल डेमोक्रेसी के बारे में थोड़ा पता है, डेवलपमेंट डेमोक्रेसी के बारे में थोड़ा पता है, इटलिस्ट डेमोक्रेसी, इलिटिस्ट। अब इलिटिस्ट किसको बोलते हैं, इलिटिस्ट होते हैं हाई क्लास, एकदम जो अच्छे लोग होते हैं उनको इलाइट क्लास नहीं बोलते। तो इसमें पढ़ लीजिए इलाइट क्लास के लिए कौन सा होगा। तो इलाइट क्लास के लिए क्या लिखा हुआ है, पावर इज ऑलवेज एक्सरसाइज्ड बाय अ प्रिविलेज्ड फ्यू। देखिए एकदम पहला ही स्टेटमेंट हो गया कि भैया कुछ लोग जो प्रिविलेज हैं उनके पास ही पावर होगी। तो इलाइट ही तो हुआ वो, कि भैया जो अच्छे लोग हैं, जो इलाइट, जो बड़े लोग हैं, उनके पास पावर होगी। तो डी का तो हमें पता चल गया कि 1 होगा, डी का हमारा 1 होगा। तो ये 2 स्टेटमेंट तो हो नहीं सकते, तो 2 स्टेटमेंट काट दो। देखिए आंसर ऐसे निकाल के लाएंगे। अब हमें पता चल गया इन दोनों में से अगर एक है तो एक का आंसर इधर भी 4 है, इधर भी 4 है। तो मान के चलिए प्लूरलिस्ट का हमें आंसर नहीं पता था, लेकिन हमें पता चल गया कि प्लूरलिस्ट का 4 है। इसका भी हमें पता चल गया, इलाइटिस्ट का भी हमें पता चल गया। अब हमें पता करना है इन दोनों का, पीपल्स डेमोक्रेसी और डेवलपमेंटल डेमोक्रेसी का। तो डेवलपमेंट डेमोक्रेसी पढ़ लेते हैं। हाईएस्ट एंड हारमोनियस डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल। देखिए इधर भी डेवलपमेंट का जिक्र हो गया, तो मेनली लग रहा है कि डेवलपमेंट से रिलेटेड है, लेकिन हम ऐसे नहीं लगाएंगे, हम पढ़ेंगे पहले डेमोक्रेसी के बारे में। सोशल इक्वलिटी, भैया डेमोक्रेसी का मतलब ही इक्वलिटी का ऐसे मतलब है, डेमोक्रेसी मतलब इक्वलिटी, सोशल इक्वलिटी थ्रू कॉमन ओनरशिप ऑफ वेल्थ। तो ये एकदम सही स्टेटमेंट है। तो बी का हो गया 3। ये डेवलपमेंटल डेमोक्रेसी की बात कर रहा था, तो डेवलपमेंट यहाँ जिक्र भी था, तो ये सी का हो गया 2, सी का 2, बी का 3। तो ए स्टेटमेंट इज द राइट स्टेटमेंट। तो ऐसे आपको मैच द कॉलम में सही स्टेटमेंट पे पहुंचना है, ठीक है। यही है इसका आंसर। तो आपको ऐसे ही पढ़ना है। अगर आपको नहीं भी आता है, मान के चलिए बहुत बच्चे तो ऐसे थे जिन्होंने क्वेश्चन रीड तक नहीं किया होगा कि भैया क्या क्या पूछ रहा है, प्लूरलिस्ट कहाँ से पढ़ेंगे, ऐसा कहाँ से करेंगे। तो ये नहीं करना है, एकदम शांत दिमाग से एग्जाम में पढ़ना है क्वेश्चन, अपने जनरल नॉलेज से सॉल्व करना है। ऐसा नहीं है कि आपने जो सब पढ़ा है वही आएगा, नहीं, आप कहीं से कुछ रिलेट करके आंसर निकाल लेंगे। तो क्वेश्चन नहीं छोड़ के आना है, क्वेश्चन सारे पढ़ के जाने हैं। आगे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट फीचर ऑफ द मनी बिल। तो मनी बिल का कौन सा सही फीचर नहीं है, नॉट। देखिए फिर नॉट आ गया, नॉट तो जीवन भर पीछा ही नहीं छोड़ेगा मेरे को लग रहा है। तो इट कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली इन द लोकसभा, एकदम सही बात है, ये केवल लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस होता है। अ डेप्यूटी स्पीकर कैन ऑल्सो सर्टिफाई मनी बिल इन केस ऑफ ऑफिस ऑफ द स्पीकर फॉलोइंग वैकेंट। हाँ भैया, अगर स्पीकर नहीं है, उसकी ऑफिस खाली है, तो उसकी जगह डेप्यूटी स्पीकर बैठेगा, और अगर डेप्यूटी स्पीकर उस जगह पे बैठेगा तो वो भी एक्ट एज अ स्पीकर ही होगा ना, तो उसकी बात मानी जाएगी। सही स्टेटमेंट है, इसलिए आंसर नहीं हो सकते जो सही स्टेटमेंट है। अ स्पीकर अथॉरिटी इज फाइनल एज द वेदर इज मनी बिल और नॉट। एकदम सही बात है कि स्पीकर की अथॉरिटी फाइनल होती है, वही डिसाइड करता है कि मनी बिल है या नहीं है। तो ये स्टेटमेंट एकदम सही है, तो इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि नॉट पूछा गया है। इट कैन बी रेफर टू अ जॉइंट कमिटी ऑफ 2 हाउसेज। नहीं भाई, जॉइंट कमिटी कभी भी मनी बिल के केस में नहीं हो सकती। जॉइंट कमिटी जो होती है वो हमेशा ऑर्डिनरी बिल के केस में होती है, या कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट बिल में भी नहीं होती है जॉइंट, उसमें हो जाती है शायद। फाइनेंशियल बिल के 2 पार्ट है, फाइनेंशियल बिल के एक पार्ट में तो हो जाती है जॉइंट सिटिंग, लेकिन दूसरे में नहीं होती, ध्यान रखिएगा। और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट की, अच्छा आप बताइए जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट वाला है उसमें होती है या नहीं है, वो आप बताएंगे। आगे चलते हैं, सॉरी आगे नहीं, इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। देखिए ये मेरा नोट्स का पार्ट है। अगेन मैंने इधर पहले डाला होगा कि ऑर्डिनरी बिल के बारे में, सेकंड नंबर पे है जो मनी बिल है। इसका आंसर डी है, मैं आपको बता चुका हूँ। देखिए ये आंसर डी है,
क्योंकि ये गलत स्टेटमेंट है। जॉइंट कमेटी कभी भी नहीं हो सकती, इट कैन बी रेफर टू अ जॉइंट कमेटी ऑफ टू हाउस। जॉइंट कमेटी का मतलब है जॉइंट सेशन से, तो नहीं, इनकी कभी भी जॉइंट सेशन नहीं होती। जो भी बात होती है इसकी लोकसभा में होती है। राज्यसभा को तो मैंडेटरली ये पास करना ही करना है। राज्यसभा इसमें कुछ एक बार रिजेक्ट नहीं कर सकती, इसमें अमेंडमेंट ला सकती है। अमेंड करके लोकसभा को ही भेजेगी और लोकसभा चाहे तो उसका अमेंडमेंट माने या ना माने। मनी बिल किससे रिलेटेड होता है? आर्टिकल 110। मनी बिल मतलब रोकड़े से, मतलब पैसे से मतलब है। किससे रिलेटेड? टैक्स से मतलब, बोरोइंग ऑफ मनी, एप्रोप्रिएशन ऑफ मनी, डिपोजिशन ऑफ मनी, विड्रॉइंग फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ये केवल लोकसभा में आ सकता है, राज्यसभा में नहीं आ सकता। इसमें रिकमेंडेशन लगती है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की, भैया हमें मनी बिल लाना है तो पहले हमें रिकमेंडेशन लेनी पड़ेगी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से अंडर आर्टिकल 117। सर्टिफिकेशन ऑफ स्पीकर ऑफ लोकसभा, लोकसभा का जो स्पीकर कहेगा कि हाँ, वो सर्टिफाई कर देगा कि हाँ भैया ये मनी बिल है, तभी उसको मनी बिल माना जाएगा। पास बाय सिंपल मेजोरिटी, इसे सिंपल मेजोरिटी से लोकसभा में पास किया जा सकता है। राज्यसभा कांट अमेंड और रिजेक्ट, ओनली सजेस्ट। यही मैं आपको समझा रहा था कि राज्यसभा ना ही इसको अमेंड कर सकती है, रिजेक्ट नहीं कर सकती। विद इन 14 डेज का टाइम होता है। अंडर कन्वेंशन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बाउंड टू गिव असेंट। एक कन्वेंशन चला आ रहा है कि मनी बिल अगर लाया जाएगा तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मतलब मजबूर है उसको पास करने के लिए। तो ये ऐसा कन्वेंशन है, ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं, ठीक है। अब ऐसा क्यों कन्वेंशन है? इसलिए है कि जब भी हम मनी बिल लाते हैं तो ऑलरेडी हम प्रेसिडेंट से तो पूछते ही हैं, सबसे पहले हम उनकी रिकमेंडेशन ही तो लेते हैं। जब उन्होंने एक बार रिकमेंड दे दी तो इसका मतलब क्या है कि वो उसकी उनकी मंजूरी मिल गई है, तो बाद में वो मना क्यों करेंगे? तो जब पहले वो रिकमेंड ही कर चुके हैं तो बाद में भी तो रिकमेंड ही करेंगे। इसीलिए प्रेसिडेंट आर बाउंड टू गिव असेंट, ठीक है, इसलिए ये पॉइंट लिखा हुआ है। आगे चलिए, द आइडिया ऑफ सोशल जस्टिस रिक्वायर्ड। अब सोशल जस्टिस की बात हो रही है, इसमें से कौन सा सोशल जस्टिस है वो हमें देखना है। इक्वल ट्रीटमेंट बाय सप्लीमेंटल विद प्रिंसिपल। भाई इक्वल ट्रीटमेंट की बात आ गई तो सोशल जस्टिस की बात आ गई, प्रोपोर्शनलिटी बात आ गई। मतलब वर्ड देखिए कितने शानदार यूज कर दी यूपीएससी, तो एकदम सही स्टेटमेंट है। ड्यू एंड इक्वल कंसिडरेशन, फिर इक्वल कंसिडरेशन इज गिवन टू ऑल इंडिविजुअल, करेक्ट। सोशल जस्टिस की हिंदी मतलब क्या है? सामाजिक न्याय। तो भैया इक्वल कंसिडरेशन जब आप सब इन लोगों को करोगे तभी तो आप सबको बराबर न्याय दे पाओगे, तो ये भी स्टेटमेंट भी सही है। इक्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट भी ट्रांसजेंडर टू रिकॉग्नाइज स्पेशल नीड। तो इक्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट भी ट्रांसजेंडर टू रिकॉग्नाइज, मान के चलिए कोई गरीब इंसान है और कोई अमीर इंसान है, इस स्टेटमेंट का मतलब मैं आपको समझा रहा हूँ। तो इन दोनों को हमें ट्रीटमेंट अलग तरीके से देना पड़ेगा ना। अमीर इंसान को पैसे की ज़रूरत नहीं है लेकिन उसको कुछ और चीज़ की ज़रूरत है, तो हम उसको वो देंगे। अब गरीब इंसान को तो भाई पैसों की ज़रूरत है ना, उसको वकील चाहिए लड़ने के लिए, लेकिन उसके पास पैसा ही नहीं है, लड़े कैसे? तो अमीर इंसान के पास तो बहुत पैसा है। तो वो अब सरकार क्या करेगी? सरकार कहेगी कि आप हम अपना वकील देंगे गरीब इंसान को, ताकि इन दोनों के बीच में एक सामाजिक न्याय हो सके। वरना तो गरीब तो वैसे ही हट जाएगा बिना कोर्ट में जाए, क्योंकि इसके पास तो पैसा ही नहीं है, वकील कहाँ से करेगा? तो इन दोनों के बीच में सोशल जस्टिस को कायम करने के लिए सरकार इसको एक वकील देगी, ताकि अमीर और गरीब आपस में बराबरी से केस लड़ सकें और एक सामाजिक न्याय पा सकें। सामाजिक, हिंदी के बच्चे कहते हैं सर आप हिंदी में नहीं पढ़ा रहे हो, ये देखिए लिख दिया मैंने सोशल जस्टिस बोलते हैं, ठीक है। तो ये इसमें क्या होगा? तीनों स्टेटमेंट सही होंगे। आगे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट अटॉर्नी जनरल इज नॉट करेक्ट? नॉट करेक्ट, फिर आ गया। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट अटॉर्नी जनरल के खिलाफ सही नहीं है? द पर्सन मस्ट बी क्वालिफाइड टू अपॉइंटेड एज अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। हाँ, क्वालिफिकेशन के लिए सुप्रीम कोर्ट की जज की क्वालिफिकेशन चाहिए, स्टेटमेंट सही है। तो ये नहीं हो सकता क्योंकि नॉट पूछा है। ही शी इंजॉय राइट ऑफ ऑडियंस ओनली इन द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट इन इंडिया। देखिए ये जो है ये आपको पढ़ना है, ये एकदम एक्सट्रीम स्टेटमेंट है कि भैया जो हमारे अटॉर्नी जनरल हैं वो केवल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में ही राइट एंजॉय करेंगे। ऐसा क्यों भैया? अटॉर्नी जनरल है, अगर जो सुप्रीम कोर्ट में लड़ सकता है, हाई कोर्ट में लड़ सकता है, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में नहीं लड़ेगा, वो राइट एंजॉय नहीं करेगा वहाँ पे। तो ये स्टेटमेंट जो है वो एकदम गलत स्टेटमेंट है, इसलिए उसने हमसे नॉट पूछी है, तो यही आंसर होगा। आगे का ही पढ़ लेते हैं। ही शी होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, ये सही स्टेटमेंट है इसलिए नहीं होगा। ही शी रिसीव रिम्यूनरेशन एज डिटरमाइंड बाय द प्रेसिडेंट, ये भी सही स्टेटमेंट है, ये भी नहीं होगा। तो इसका आंसर जो है वो बी है। देखिए आगे चलते हैं। ये छुप गया सवाल, ये पंचायत से रिलेटेड सवाल था, कोई बात नहीं, हम ये आ गया इसलिए छुप गया, पढ़ लेते हैं। हाँ छुप ही गया, कोई नहीं। पंचायत से रिलेटेड सवाल है कि ओनली द पार्लियामेंट में इंडो पंचायत विद पावर एंड अथॉरिटी। ओनली द पार्लियामेंट, ओनली, फिर एक्सट्रीम स्टेटमेंट देखिए, तो 1 पॉइंट तो होगा ही नहीं, 1 पॉइंट नहीं होगा। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, पंचायत के केस में सब कुछ जो होता है, मेनली जो होता है वो स्टेट लेजिस्लेचर के हाथ में होता है।
यहाँ तक कि जो इलेक्शन भी जो होते हैं पंचायत के, वो स्टेट इलेक्शन कमीशन कराता है, ना कि सीईसी जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो नहीं कराते, या सेंट्रल इलेक्शन कमिश्नर नहीं कराता है, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर कराते हैं। स्टेट लेजिस्लेचर सब इस पर लॉ लाती है, तो ओनली द पार्लियामेंट तो हो ही नहीं सकता। अब हमारे जब दो स्टेटमेंट कट गए तो हमें क्या पता चला कि 3 दोनों में, मतलब 3 तो होगा, सही आंसर है 3 तो। बस हमें दूसरा पढ़ना है, अ स्टेट में डिजॉल्व पावर टू पंचायत इन प्रिपरेशन ऑफ प्लान्स फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस। हाँ भैया, स्टेट के पास ये पावर है कि वो प्रिपरेशन कर सकती है, प्लानिंग कर सकती है किसी भी पंचायत के लिए, तो एकदम सही स्टेटमेंट है 2। तो 2 और 3 इसका आंसर हो गया। आपके पास अगर एक पॉइंट भी आपको आता है तो आंसर तक पहुंचना यूपीएससी की जिम्मेदारी है। यूपीएससी अपने आप कहेगी आओ आओ मेरे पीछे आओ, मैं आपको आंसर दूंगी, बस आपको एक स्टेटमेंट पकड़ना है, ठीक है। ये हमारा आंसर था, ऑल थिंग्स आर डिसाइडेड बाय स्टेट लेजिस्लेचर। ये इसका मूल्य जो कॉन्सेप्ट है पंचायत का, वो आपको याद रखना है कि हमेशा स्टेट की बात होगी हर चीज़ में। लॉ लाएगा तो स्टेट लाएगा, इलेक्शन कराएगा तो स्टेट कराएगा, हर कोई स्टेट कराएगा पंचायत के केस में। आगे चलते हैं। इन रिलेशन टू द पावर ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। इनमें से कौन सा सही नहीं है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में अंडरटेक लेजिस्लेटिव फंक्शन ऑफ अ टेरिटरी आउटसाइड ऑफ इंडिया बाय एग्रीमेंट। हाँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो लेजिस्लेटिव फंक्शन किसी टेरिटरी का कर सकती है अगर उनके बीच में एग्रीमेंट हुआ। हाँ, ये तो सही बात है, एग्रीमेंट हुआ। ये एक आर्टिकल है, इसको हम डिफिकल्टी लेवल का सवाल मानेंगे क्योंकि ये बहुत बच्चों को गलत हुआ था। ये किसी ने पढ़ा, इतना डेप्थ में कोई नहीं पढ़ता है, मैं इस बात मानता हूँ। फिर भी हम देखिए किस तरह से इसमें आंसर में पहुंचेंगे। मान के चलिए ये बच्चे को नहीं पता, इसको वो डाउट की कैटेगरी में डाल रहा है कि भैया मैंने इसके बारे में कभी नहीं सुना। आगे बढ़ते हैं। द यूनियन गवर्नमेंट मे नॉट इंटरेस्ट अ स्टेट गवर्नमेंट विद फंक्शन ओवर मैटर वेयर एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन एक्सटेंड। यूनियन गवर्नमेंट जो है वो इंटरेस्ट, मतलब वो स्टेट गवर्नमेंट पे ट्रस्ट ही नहीं करेगी अगर जो पावर जो यूनियन गवर्नमेंट को मिली हुई है। इसका मतलब क्या है कि ये जो है वो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का हनन हो रहा है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। तो कभी भी जो यूपीएससी के सवाल होते हैं वो कभी भी कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, जो स्टेट और सेंटर की भावना है उसको आहत नहीं होने देते हैं। तो ये स्टेटमेंट जो है वो हमारा एकदम गलत स्टेटमेंट है, तो यही इसका आंसर होगा। ये तो गलत है। क्यों, आगे भी पढ़ लेते हैं। मान के चलिए बच्चों को ये भी डाउट था, ये भी नहीं पता। आगे बढ़ते हैं। द यूनियन गवर्नमेंट में डायरेक्ट स्टेट्स फॉर कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ मिलिट्री इंपॉर्टेंस। तो यूनियन गवर्नमेंट तो स्टेट को कुछ भी डायरेक्शन दे सकती है, तो ये तो सही स्टेटमेंट है, तो ये तो कभी नहीं हो सकता। सी का तो हमें क्लियर हो गया कि यूनियन गवर्नमेंट डायरेक्शन तो दे ही सकती है स्टेट को। द गवर्नर मे विद कंसेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंटरेस्ट इट्स ऑफिसर विद फंक्शन ऑन मैटर विच फॉल विद इन द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट। अगर स्टेट के अंदर स्टेट मैटर, स्टेट के अंदर क्या गवर्नर कुछ भी चाहे कर सकता है कंसेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से लेके, अगर स्टेट के रिलेटेड चीज़ है। एकदम सही बात है, स्टेट में तो गवर्नर ही जो होता है सर्वे सर्वा होता है, तो वो अगर पहले से ही कंसेंट ले लेता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तो अपने लोगों से वो कुछ भी काम करा सकता है। तो ये स्टेटमेंट एकदम सही है, ये तो हो ही नहीं सकता। अब देखिए बचे 2 स्टेटमेंट, तो 2 में से ज़्यादा गलत क्या लग रहा है, तो ज़्यादा गलत बी वाला लग रहा है, इसलिए बी लगा के आएंगे। मैंने आपको समझाया भी कैसे आंसर तक पहुंचना है। यूपीएससी आपको पूरा रास्ता प्रोवाइड करेगी कि ये हमने पाथ बना दिया, केवल आपको एक पॉइंट आना चाहिए, बाकी का हम आपको आंसर देंगे। तो ऐसे आंसर पे पहुंचना है, आंसर भी होगा। आगे चलते हैं। एज पर प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट। इसमें से कौन सा करेक्ट है। ओनली पार्लियामेंट हैज़ द पावर टू लेजिस्लेटिव ओवर अ सब्जेक्ट अंडर द कॉन्करेंट लिस्ट। बताइए, केवल पार्लियामेंट। कॉन्करेंट का मतलब क्या होता है, 3 टाइप की लिस्टें हमारे शेड्यूल 7 में रखी गई हैं, स्टेट लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। स्टेट लिस्ट कौन है, जिस पर स्टेट लॉ बनाती है। सेंट्रल लिस्ट कौन है, जिससे सेंट्रल लॉ बनाती है। कॉन्करेंट लिस्ट कौन है, जिस पर दोनों लॉ बनाती हैं। तो पहला स्टेटमेंट तो गलत हो गया। ओनली पार्लियामेंट थोड़ी होता है, स्टेट भी तो होती है। बोथ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर हैव द पावर टू लेजिस्लेट ओवर अ सब्जेक्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। एकदम सही स्टेटमेंट है। दोनों ही मैंने अभी आपको बताया, कंकरेंट के लिए दोनों स्टेट और सेंटर दोनों जिम्मेदार होती हैं। अ लेजिस्लेशन मेड अंडर द कंकरेंट लिस्ट बाय पार्लियामेंट शुड बी रेटिफाइड। अब ये हमें पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, ओनली स्टेट लेजिस्लेचर आई एम्पावर्ड, नहीं भैया, कंकरेंट लिस्ट में दोनों होती हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, 3 तरह की लिस्ट होती है, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। स्टेट लिस्ट, बहुत लोग बोलते हैं कि अगर कल को सवाल आता है कि स्टेट लिस्ट पे केवल स्टेट ही लॉ बना सकती है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। स्टेट लिस्ट पे भी पार्लियामेंट लॉ ला सकती है, याद रखिएगा। सेंट्रल लॉ बना सकता है, स्टेट लिस्ट के ऊपर भी कैसे बना सकता है कि उन्हें राज्यसभा में जाके बनाना होगा, राज्यसभा से में वो लॉ लाना होगा, तब वो स्टेट लिस्ट पे कोई भी चीज़ का फैसला कर सकते हैं, ना कि लोकसभा में। आपको ध्यान रखना पड़ेगा, अगर सेंटर चाहे तो वो स्टेट लिस्ट में भी कुछ भी छेड़छाड़ी कर सकता है, लेकिन उसके लिए उसे जो भी काम करना है वो पहले मूव जो करना है मोशन, वो राज्यसभा में करना पड़ेगा, ना कि लोकसभा में। तो इसका आंसर बी हो गया। मैंने यही आपको बताया था कि दोनों लॉ बना सकते हैं। आगे चलते हैं।
विद रिगार्ड टू ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग पासिंग अलॉ अंडर द स्टेट लिस्ट। देखिए फिर स्टेट लिस्ट से सवाल आ गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शेड्यूल 7 याद करके जाइएगा। 7 लिस्ट जो है हमारी, उस 7 में जो 3 पार्ट हैं, एक तो स्टेट लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। इवन इन द स्फीयर स्टेट लिस्ट एक्सक्लूसिवली रिजर्व फॉर द स्टेट, पार्लियामेंट कैन लेजिस्लेटिव अंडर सर्टेन सर्कमस्टेंसेस। देखिए यही मैं आपको समझा के आया हूँ कि राज्यसभा में उसे मोशन लाना पड़ेगा अगर स्टेट लिस्ट पे भी सेंटर कोई लॉ बनाना चाहता है तो ये एकदम स्टेटमेंट सही होगा। पार्लियामेंट कैन नॉट लेजिस्लेट या सब्जेक्ट अंडर स्टेट लिस्ट। भैया पार्लियामेंट जो सुप्रीम अथॉरिटी है, स्टेट के में अगर वो लॉ चाहे तो कुछ भी ला सकती है, तो स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल गलत है, ये क्योंकि मना कर रहा है। अ रिजोल्यूशन सपोर्टेड बाय 2/3 ऑफ द मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग। चलिए हमें नहीं पता कितनी वोटिंग करनी है, क्या करनी है। हमें ये पता चल गया सेकंड स्टेटमेंट गलत है, सेकंड स्टेटमेंट गलत हो गया, सेकंड स्टेटमेंट गलत हो गया, वन दोनों में, मतलब वन तो सही है ही। अब रिजोल्यूशन जो है वो 2/3 मेंबर से प्रेजेंट होना चाहिए, वोटिंग होनी चाहिए, रिक्वायर्ड टू पास्ड बाय द राज्यसभा। देखिए यही मैं आपको समझा के आ रहा हूँ कि अगर पार्लियामेंट को लॉ लाना है स्टेट लिस्ट पे तो उसे राज्यसभा से मोशन पास कराना पड़ेगा अंडर 2/3 मेजॉरिटी। ये एकदम सही स्टेटमेंट है, इसको रट लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, क्योंकि राज्यसभा के पास 2-3 ही पावर हैं, तो उसमें से एक मुख्य पावर ये है, एक अगर ऑल इंडिया सर्विस पे उसे कुछ लॉ बनाना है तो भी हमें राज्यसभा में लाना पड़ता है। तो ये 2 मेन पावर हैं राज्यसभा की, प्लीज़ इसको याद कीजिएगा, बहुत ज़्यादा एक्सक्लूसिवली इंपॉर्टेंट है कि राज्यसभा की जो एक्सक्लूसिव पावर है। ठीक है, ये मैंने यहाँ लिखा है, आंसर सी इसका है, यही आंसर होगा। देखिए मैंने आपको बताया था दोनों स्टेटमेंट सही है, तो आंसर सी है। आगे चलते, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्ड पब्लिक अकाउंट कमेटी। देखिए जो 2021 का पेपर था उसमें भी पब्लिक अकाउंट कमेटी से सवाल था, 2020 है उसमें भी पब्लिक अकाउंट कमेटी से सवाल है। अभी मैं आगे आपको पढ़ाता जाऊँगा ना, और भी कमेटी से तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि सवाल ना पूछा, हर पेपर में सवाल है। पब्लिक अकाउंट कमेटी, ये आप लोग वैसे मेरे को आंसर देंगे, ये मैं चाहता नहीं हूँ मैं आंसर दूँ। इट कंसिस्ट ऑफ 15 मेंबर फ्रॉम लोकसभा, 7 मेंबर फ्रॉम राज्यसभा। ये कल ही मैंने आपको स्टेटमेंट सुनाया, चलिए मैं बताया था, ये सही स्टेटमेंट है, और फिर तो पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। टोटल 22 मेंबर होते हैं। मैंने आपसे सवाल भी पूछा था कि सबसे बड़ी कमेटी कौन सी है, तो बहुत बच्चों ने सही आंसर दिया। जो केवल लोकसभा के थ्रू बनती है, 30 मेंबर्स की कमेटी होती है, वो है एस्टीमेट कमेटी। ये लार्जेस्ट कमेटी है इंडिया की। जो इसमें जो 30 मेंबर हैं, ये सारे के सारे मेंबर जो हैं लोकसभा के ही हैं, आपको ये भी याद रखना है। ठीक है, आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग प्रोमलगेशन ऑफ ऑर्डिनेंस इज करेक्ट। अभी ऑर्डिनेंस से पावर है, तो ऑर्डिनेंस कौन लाता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लाता है। ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लाता है, तो प्रेसिडेंट कैन प्रोमलगेट ऑर्डिनेंस विच आर ऑफ टेम्परेरी ड्यूरेशन। कि प्रेसिडेंट जो ऑर्डिनेंस ला सकता है वो टेम्परेरी ड्यूरेशन के लिए लाता है। तो हाँ ये सही बात है, क्योंकि प्रेसिडेंट जब भी ऑर्डिनेंस लाता है तो उसको रिकमेंड कौन करता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को रिकमेंड करते हैं कि भैया ऑर्डिनेंस लाइए। ऑर्डिनेंस क्यों लाया जाता है? क्योंकि हमारा जो पार्लियामेंट सेशंस हैं वो नहीं चल रहे होते हैं और वो लॉ उस समय लाना जरूरी होता है, इसलिए ऑर्डिनेंस को लाया जाता है। ऑर्डिनेंस प्रोमलगेटेड बाय द प्रेसिडेंट हैज़ टू बी रेटिफाइड बाय पार्लियामेंट विद इन 6 वीक्स ऑफ इट्स रीअसेंबली। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है कि जब भी ऑर्डिनेंस लाया जाता है तो भैया उसको पार्लियामेंट को से पास कराना पड़ेगा, पार्लियामेंट से पास कराना पड़ेगा। जैसे ही हमारा सेशन लगेगा उसके विद इन 6 वीक्स हमें वो ऑर्डिनेंस को पास कराना पड़ेगा। अगर हम 6 वीक्स के अंदर वो ऑर्डिनेंस पास नहीं करा पाते तो वो ऑर्डिनेंस या वो लॉ कैंसिल हो जाएगा। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं, दोनों ही सही। जो मैक्सिमम लाइफ किसी भी बिल की है, जो ऑर्डिनेंस की है, वो है 6 मंथ्स एंड 6 वीक्स। ये मैं क्यों बता रहा हूँ? 6 मंथ्स इसलिए क्योंकि 2 सेशन के बीच का टाइम जो मैक्सिमम डिसाइड है वो 6 मंथ्स है, इसलिए 6 मंथ्स प्लस 6 वीक्स को लिखा गया मैक्सिमम टाइम। कि 2 सेशन 6 महीने के अंतराल में हो जाना चाहिए, 6 महीने से ज़्यादा का टाइम नहीं लेना चाहिए। तो यही यहाँ लिखा है, प्रेसिडेंट प्रोमलगेट कर सकते हैं ऑर्डिनेंस को ऑन एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, हेंस टेम्परेरी। आर्टिकल 123 डील्स करता है ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर। मैक्सिमम लाइफ जो होती है 6 मंथ्स और 6 वीक्स होती है। ये मैं आपको पढ़ा के आगे। ये 6 वीक्स क्या होता है? 6 वीक्स होता है जब हमारा सेशन चालू हो गया तो विद इन 6 वीक्स वो पास हो जाना चाहिए। और 6 मंथ्स क्या है? 6 मंथ्स है 2 सेशन के पीरियड। मान लीजिए चलिए विंटर सेशन और मानसून सेशन के बीच की बात, समर सेशन के बीच की बात है। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू स्पीकर लोकसभा इज करेक्ट। स्पीकर और लोकसभा का क्या स्टेटमेंट सही है? द इलेक्शन ऑफ द स्पीकर ऑफ द लोकसभा इज कंडक्टेड बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। भैया जितने भी इलेक्शन होते हैं, ध्यान रखिएगा, भले प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का हो, लोकसभा का हो, राज्यसभा का हो, स्पीकर का हो, डेप्यूटी स्पीकर का हो, वाइस प्रेसिडेंट का हो, जितने भी होंगे सारे जो हैं वो हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कराएगी। केवल जहाँ तक कि स्टेट के भी जो हमारा केवल पंचायत के जो इलेक्शन है, याद रखिएगा, जो हमारे पंचायत के इलेक्शन है वो कौन कराएगी? वो हमारी स्टेट इलेक्शन कराएगी, स्टेट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कराएगा। याद रखें, उसमें स्टेट का रूल होता है। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो गया।
द स्पीकर ऑन एज्यूमिंग हिज ऑफिस इज नॉट रिक्वायर्ड टू मेक एंड सब्सक्राइब ओथ और अफर्मेशन। देखिए कितनी गलत बात रखी है कि स्पीकर आया है अपने पद पर, वो ओथ नहीं लेगा, शपथ नहीं लेगा। भैया शपथ तो सबको लेनी पड़ती है, यहाँ की जो नॉर्मल एमपी एमएलए हैं उनको तक शपथ दिलाई जाती है, तो स्पीकर तो कितनी बड़ी पोजीशन हो गई। तो ये तो स्टेटमेंट ही गलत हो गया। जैसे आपको पता चला 2 गलत है तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। इसका मतलब 1 दोनों में, मतलब 1 तो सही आंसर है। अब हमें देखना है 3 सही है कि नहीं। द स्पीकर डज नॉट एक्सरसाइज अ कास्टिंग वोट इन केस ऑफ इक्वालिटी ऑफ वोट। देखिए अपने मुंह से लड़ाई कर रहा है तो कि भैया अगर बराबरी के वोट पड़ गए तब भी स्पीकर वोट नहीं डाल सकता, तो एकदम गलत बात है। अगर बराबरी के वोट पड़ गए तब स्पीकर को पावर है कि वो अपना कास्टिंग वोट डाल सके, ताकि वो डिसाइड कर सके कि भैया कौन जीत रहा है। वो कास्टिंग वोट नहीं डालेगा, मान के चलिए 60-40 के रेशियो में वोट हुआ है तो 60 वाला तो वैसे ही जीत रहा है, तब स्पीकर नहीं डालेगा वोट। लेकिन अगर 50-50 हो गया तब स्पीकर कास्टिंग वोट डालेगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया? इसका आंसर हो गया 1 ओनली, सी। यही मैंने आपको समझा। याद रखिएगा, जो मैं बोलता हूँ ना उसको कहीं लिख लिया करिए, वो इंपॉर्टेंट है, ना कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बता रहा हूँ। उससे ही कल देखिएगा सवाल आएगा, मैं आपको वीडियो भी दिखा दूंगा। देखिए मैंने ये स्टेटमेंट बोला था और इस स्टेटमेंट से सवाल आया। आगे चलते हैं। करेक्ट बताना है हमें स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर लोकसभा के बारे में। ये देखिए कट गया थोड़ा, लेकिन हमें इतना पता चल रहा है कि कोई करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर के बारे में। ऑन डिसोल्यूशन ऑफ द लोकसभा बोथ द स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर सीज टू बी अ मेंबर ऑफ द हाउस। जब लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है तो ये लोग जो हैं ये भी डिसॉल्व होने की कगार पे आ जाते हैं, क्योंकि ये भी तो मेंबर ही होते हैं। तो एकदम सही स्टेटमेंट है। बोथ स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर वैकेट देयर ऑफिस ऑन डिसोल्यूशन ऑफ द लोकसभा। चलिए हमें डाउट है, क्यों बोल रहा हूँ अभी देखिए पढ़िएगा। ओनली डेप्यूटी स्पीकर वैकेट हिज ऑफिस एंड स्पीकर शेल नॉट वैकेट हिज ऑफिस अंटिल इमीडिएटली बिफोर द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द लोकसभा आफ्टर डिसोल्यूशन। अब ये दोनों स्टेटमेंट को आप पढ़िए, दोनों स्टेटमेंट से आपको क्या पाएगा कि दोनों एक दूसरे के अपोजिट स्टेटमेंट्स। ऊपर कह रहा है कि दोनों स्पीकर डेप्यूटी स्पीकर जो है वो डिसोल्यूशन कर जाएंगे, नीचे कह रहा है कि केवल डेप्यूटी स्पीकर डिसॉल्व होगा, स्पीकर जो है वो डिसॉल्व नहीं होगा। इसका मतलब इन दोनों में से कोई एक ही स्टेटमेंट सही है। अगर आपको पता होगा तो ये स्टेटमेंट गलत है। ये भाई कॉन्सेप्ट बेस्ड सवाल था, इसमें आप लॉजिक नहीं यूज़ कर सकते। अगर आपको पता चलेगा 2 गलत है तो ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। 1 दोनों में, मतलब 1 दोनों में सही हो गई, और हमने इसमें से एक हटा दिया तो 3 भी सही है। 1 और 3 इसका आंसर। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। According to Article 94 of the Indian Constitution, when the House of the People is dissolved, the Speaker नहीं वैकेट करता है तब तक फर्स्ट मीटिंग ना हो जाए हाउस की। स्पीकर कंटिन्यू इन ऑफिस टिल अ न्यू स्पीकर इज इलेक्टेड। भैया स्पीकर भी अगर छोड़ के चला जाएगा तो अगले स्पीकर का इलेक्शन का प्रोसीजर कैसे होगा? तो जब भी डिसोल्यूशन होता है तो जो डेप्यूटी स्पीकर है वो तो डिसॉल्व हो जाता है, लेकिन स्पीकर डिसॉल्व नहीं होता कब तक? जब तक फर्स्ट मीटिंग ना हो जाए और एक नया स्पीकर को अपॉइंट ना कर दिया जाए। ये उसका एक्सप्लेनेशन है, तो याद रखिएगा, अगली बार पूछा जा सकता है। अच्छा सवाल था, वेरी गुड क्वेश्चन। हु वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? ये एकदम फैक्ट सवाल है, फैक्ट। और ये लक्ष्मीकांत में क्लियरली लिख रहा है। इसका आंसर मैं चलिए बता देता हूँ, बी राजेंद्र प्रसाद है। पहले डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे जो फर्स्ट प्रेसिडेंट, अगर वो पूछेगा, और लेटर राजेंद्र प्रसाद को इलेक्ट किया गया था प्रेसिडेंट। इसमें नाम नहीं है सच्चिदानंद सिन्हा का, इसलिए हमने राजेंद्र प्रसाद को लगाया। अगर इसमें सच्चिदानंद सिन्हा का नाम होता और वो पूछता फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे, तब उनका हम नाम लगाते। लेकिन इसमें नॉर्मल पूछा है कि प्रेसिडेंट कौन थे, तो राजेंद्र प्रसाद का हमने नाम लगा दिया। आगे चलते हैं। मेंबर गिविंग नोटिस ऑन रेजोल्यूशन फॉर रिमूवल ऑफ स्पीकर ऑफ लोकसभा शुड बी एड्रेस टू। ये सबसे डिफिकल्ट लेवल का सवाल था पूरे पेपर में। अगर कोई सवाल डिफिकल्ट है तो वो ये है, क्योंकि ये इतना फैक्ट बेस्ड है ना कि मतलब बच्चा बहुत कंफ्यूज करता है। यहाँ तक मैं कंफ्यूज कर गया था इसमें कि अगर स्पीकर को रिजाइन देना है तो मेंबर जो है वो नोटिस जो है वो कैसे लाएंगे, किसको एड्रेस करेंगे? हम मेंबर गिविंग नोटिस कि हमें स्पीकर को हटाना है, और जो वहाँ के मेंबर हैं वो किसको एड्रेस करेंगे कि हमारे स्पीकर को हटा दीजिए। अब मेरे दिमाग में क्या था कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो सब काम करते हैं, इनको लाते हैं स्पीकर को, फिर इनको हटाएंगे, तो मेंबर जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को वो करना चाहिए एड्रेस। तो इसका मैं जो आंसर लगा के आया था प्रेसिडेंट लगा के आया था, जो कि रत्ती भर सही नहीं था, बिल्कुल गलत था। प्राइम मिनिस्टर हो नहीं सकता क्योंकि वो खुद एक मेंबर होता है हाउस का। डेप्यूटी स्पीकर हो नहीं सकता, रीजन भी कि डेप्यूटी स्पीकर तो छोटी पोस्ट हो गई स्पीकर से, तो हम उनको कैसे एड्रेस कर देंगे? इसका आंसर है सेक्रेटरी जनरल ऑफ लोकसभा। इसका एक्सप्लेनेशन है कि अंडर आर्टिकल 94C में लिखा गया है कि अगर रिमूव करना हो स्पीकर को या फिर डेप्यूटी स्पीकर को तो राइटिंग में देना पड़ता है सेक्रेटरी जनरल को लोकसभा के, और उसके बाद इनको रिमूव करने के लिए डेट फिक्स की जाती है आफ्टर 14 डेज। 14 डेज का टाइम दिया जाता है दोनों को, स्पीकर को भी और डेप्यूटी स्पीकर को भी, कि आप डिसाइड कर लीजिए, और 14 डेज के बाद उनको रिमूव करने की प्रक्रिया पे कभी भी डेट पे
मोहर लग सकती है। ठीक है, ये बात थी। तो ये एक बहुत डिफिकल्ट लेवल का सवाल था, इसमें आपको एकदम डेप्थ गहराइयों में उतरना पड़ेगा लक्ष्मीकांत की, तब आपको ये मिलेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, तो आज का जितना भी सेशन था मेरे को लगता है कंप्लीट हो गए सारे सवाल पॉलिटी के जितने भी थे। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी है आपको जितना हो सके अच्छे से समझा पाऊँ। फिर भी किसी बच्चे को डाउट है कि सर आपने जो स्टेटमेंट बताया वो सी आंसर सही था या बी आंसर सही था, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। देखिए, मैं जो पढ़ा रहा हूँ मैं किसी बुक से तो पढ़ाता नहीं, जितना मुझे नॉलेज है उतना मैं आपको पढ़ा पाता हूँ। हो सकता है मेरे से कभी पढ़ाने में कोई स्टेटमेंट मैंने गलत बोल दिया हो, तो आप मेरे को सही कर दीजिए, मेरे को भी थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आप लोग इतने बड़े अफसर बनने वाले हैं कल को, तो आप मेरे को पढ़ा दीजिए थोड़ा सा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हो सकता है मैंने कोई किसी क्वेश्चन में बी का सी कर दिया हो, सी का बी कर दिया हो, रीजन एक्सप्लेनेशन लेकिन सही दिया होगा, इतनी मैं गारंटी देता हूँ। एक्सप्लेनेशन में गलत नहीं होगी, भले मैंने बी या सी कर दिया हो वो आप चेक कर लीजिएगा, लेकिन एक्सप्लेनेशन में कोई भी गलती नहीं होगी, इसकी बात की मेरी गारंटी है। तो आपको कैसा लग रहा है वीडियो लेक्चर, ये सब मेरे को बच्चे बताएंगे। और जो मैंने एक सवाल पूछा है कि 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से क्या ऐड हुआ है, जो कि एक फंडामेंटल राइट भी है, एक डीपीएसपी भी है और एक फंडामेंटल ड्यूटी भी है, ये सब बच्चे आज कमेंट सेक्शन में बताएंगे। और कैसा ही लेक्चर लग रहा है ये भी बताएंगे। और इसके बाद पॉलिटी के साथ साथ हम कोई नई चीज़ शुरू करें या पॉलिटी जब ख़त्म करते हैं उसके बाद नई चीज़ शुरू करें, और क्या शुरू करें वो भी आप कमेंट सेक्शन में मेरे को बता सकते हैं। और ये बच्चे मेरे से एक सवाल और पूछते हैं कि डेली वीडियो आएगी क्या, तो ये आप डिपेंड करता है आपके लाइक्स के ऊपर, क्योंकि अब पता है ये तो वो वाली बात हो गई कि लाइक्स नहीं दोगे तो हम वीडियो नहीं डालेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। ये वीडियो जो है सारी ऑल्टरनेट डेज आएगी, मेरा कोई लाइक कोई आप कितना देख रहे हैं उससे फ़र्क नहीं पड़ता, 100 लोग भी देखेंगे तो मेरे लिए काफ़ी। ये डिपेंड करता है आप लोग, लेकिन पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, जो मैं पूछ रहा हूँ उसका आंसर दीजिए। ये वीडियो जो है हमेशा एक दिन छोड़ के एक दिन आएगी, ऑल्टरनेट डेज हम डालने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इसी तरह अगर अपना आशीर्वाद बनाए रखिए, और जो नए लोग हैं सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, ना पसंद आए तो डिसलाइक कीजिएगा। ठीक है, लेकिन आंसर सबको देना है, ये मत भूलिएगा, आंसर की जिम्मेदारी सबकी है। ठीक है, पढ़ते रहिए इसी तरह, टेक केयर, बाय बाय।